हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो देख रहे हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है? आंसर होगा बी सुदर्शन रेड्डी। क्या नाम है? बी सुदर्शन रेड्डी। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। कौन है वो? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में 1946 में। शुरुआत में उन्होंने एडवोकेट के तौर पर काम शुरू किया 1971 में। फिर 88 में सरकारी वकील बन गए। 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज बन गए। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 2011 में वो रिटायर हो गए थे। तो इनका सीधा मुकाबला किससे है? एनडीए के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनसे है सीधी टक्कर। सीपी राधाकृष्णन ने आज ही यानी 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर दिया संसद में। सवाल होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कब डाले जाएंगे? वोटिंग कब होगी? 9 सितंबर को होगी और लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे। ठीक है, उसी दिन ही यानी 9 सितंबर को ही काउंटिंग हो जाएगी और फिर जो विजेता हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री अगस्त 2025 में भारत आए। उनका नाम क्या है? कौन है ये? इसका आंसर होगा वांग यी। ठीक है, और ये जो फोटोग्राफ भी देख रहे हैं और न्यूज़ ये रहा। चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा हुआ है। आपको पता होगा गलवान संघर्ष हुआ था कब? 2020 में। और उसके बाद से ऐसी पहली बार है जब चीन के विदेश मंत्री भारत में पहुंचे हैं। और क्यों आए हैं वो? कई सारी वजहें बताते हैं विशेषज्ञ, जैसे इस न्यूज़पेपर में भी बताया गया। और जेएनयू में जो चाइनीज स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं श्रीकांत कोडपल्ली, तो उनका कहना है कि इसकी 3 वजह है। पहली वजह यह है कि भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता होनी है, तो उसमें वो शिरकत करने आए हैं, शामिल होने आए हैं। और इसमें द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और ये राय है कि दोनों देश जो है ना आपस में बातचीत जारी रखें। वैश्विक जो आर्थिक अस्थिरता है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि दोनों देशों का हित सधे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इससे सहमत नहीं थे। उनका स्पष्ट कहना था कि जब तक 3 बातों पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना मुश्किल है। कौन सी 3 बातें? परस्पर सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना, संवेदनशीलता और एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना। जैसे बॉर्डर पर जो टेंशन है वो ख़त्म होना। इसके अलावा उसने बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसकी जो भारत में निर्यात है यानी भारत जो आयात करता है उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर रुकेंगी तभी जो है ना वो दोनों देश बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी और भी वजह है। क्या है दूसरी वजह? दूसरा मकसद उन मुद्दों पर सहमति बनाना है जिसे इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो उसके बाद साझा बयान जारी किया जाएगा, जिसमें शिखर सम्मेलन में क्या होगा, एससीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँचेंगे। तो फिर वहाँ पर कोई इस बात को लेकर तनाव ना हो कि जो फाइनल जो साझा बयान जारी होना है उसमें भारत मना कर दे या कुछ कर दे। तो एक सहमति के तौर पर होता है। और हर एक बड़े आयोजन में ये होता है कि मेज़बान देश जो है ना उसके विदेश मंत्री जो हैं वो भागीदार देश में जाकर वहाँ पहले ही उन मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश करते हैं जिस पर चर्चा चल रही होती है। ठीक है, तो इस बार जो एससीओ की समिट होने वाली है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो चीन भी जा रहे हैं। इस महीने के अंत में 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। चीन के तियानजिन एक शहर है, वहाँ पर ये आयोजन होना है। तो इनके आने की तीसरी वजह क्या है चीनी विदेश मंत्री के? देखिए ये क्या है, अमेरिका का जो टैरिफ है ना उसको लेकर भारत और चीन मिलकर जो है ना वो एक साझा रुख बना सके। ये माना जा रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाकर दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है उससे निपटने के लिए तमाम देशों को एक साथ होना पड़ेगा। और ऐसा ही प्रयास चीन कर रहा है, यूरोपीय संघ भी कर रहा है। भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था है वो मिलकर करे तो बेहतर होगा।
हालांकि ये कवायद परवान नहीं चढ़ सकी है, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग हित जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स का भी एक मामला है। JNU के जो चाइनीज़ स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं श्रीकांत, उनका ये कहना है कि चीन और भारत जो है ना दोनों महत्वपूर्ण सदस्य हैं ब्रिक्स के, और इस संगठन पर अमेरिका की टेढ़ी नज़र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ये संगठन डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर की जो प्रभुत्व है उसको कम करने की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की हैसियत को कम करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि एक मुद्रा चलाई जाए जिससे डॉलर की जो हैसियत है वो कम हो। और साफ तौर पे ट्रंप ने पिछले दिनों जब ब्रिक्स की समिट हुई थी ब्राज़ील में, उसी दौरान ट्रंप ने ये कहा था कि अगर ऐसा होता है तो 100% टैरिफ लगाएंगे ऐसे देशों के खिलाफ। ओके, हालांकि भारत जो है ना उसने कह दिया था कि नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई डी-डॉलराइजेशन पूरी तरीके से हो, जो चल रहा है वैसे चले। लेकिन चीन ये चाहता है कि चीन की जो मुद्रा है युआन, ठीक है, तो उसका विस्तार हो जाए और देशों ब्रिक्स देशों में उसकी मुद्रा चले। तो ये सब जो है ना तमाम जो मुद्दे थे जो इनके आने की बड़ी वजह है। 3 प्रमुख कारण है, मैंने PDF में भी पूरा डिटेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ना आपके एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसमें ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगला भी क्वेश्चन लेंगे वो चीन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि इंडिपेंडेंस डे को लेकर या कहें आज़ादी महोत्सव को लेकर सुपर सेल चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कोर्सेज पर 85% तक की छूट चल रही है। जैसे बेसिक मेंबरशिप मात्र 99 में है अभी, जिसका प्राइस 3 गुना 4 गुना हुआ करता था। ISPCS करंट फोर्स का मेंबरशिप प्लान है 150 रुपये में। 72nd BPSC का पूरा बैच प्री मेंस से इंटरव्यू तक का वो 3500 रुपये में। ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज हैं, तो बस 2-4 दिन और उसके बाद प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, उससे पहले आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो डिमांड की थी तो उसके बाद ये ऑफ़र लाया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया ही है। शार्प लर्निंग ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का ही चैनल का। और एक और बात बताऊं कि शार्प लर्निंग ऑफिशियल नाम से भी एक और यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर BPSC के लिए पूरे क्लासेस चल रहे हैं, PYQ क्लासेस चल रहे हैं। 71st BPSC के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं अगले महीने उसको लेकर, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है शार्प लर्निंग ऑफिशियल चैनल, ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने अगस्त 2025 में भारत को आश्वस्त किया कि वह उर्वरक, दुर्लभ खनिज और टनल बनाने वाली जो मशीनें हैं उसकी आपूर्ति शुरू करेगा? ठीक है, रोक लगा दी थी पहले। आंसर होगा चाइना, ठीक है, चीन। तो ये अभी तय हुआ है। आपको बताऊं कि गलवान संघर्ष जो हुआ था ना 2020 में, और उसके बाद पहली बार है कि विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचे हैं और ये बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में। और इसमें चीन ने आश्वस्त किया है कि उर्वरक, दुर्लभ खनिज, टनल, ये सब बनाने वाली जो मशीनरी है उसकी आयात वो फिर से शुरू करेगा, क्योंकि वो रुका हुआ था। दुर्लभ खनिज जो है ना वो कुछ तो भारत ले रहा था, लेकिन निर्बाध रूप से भारत नहीं खरीद पा रहा था, ठीक है। उसने नियम लगा दिया है चीन ने कि अगर कोई भी रेयर अर्थ मेटल्स है वो अगर विदेश में बेचे जा रहे हैं तो पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी, और भारत के लिए परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दुर्लभ जो खनिज हैं, अर्थ मेटल्स हैं, 17 हैं ऐसे, और तो अब वो मिल सकेगा। अब संबंध पटरी पर आ रहे हैं। तो 18 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की चीनी विदेश मंत्री ने, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, और दोनों देशों में जो है वो तय हो गया है कि दुर्लभ जो खनिज हैं वो खास तौर पर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वहाँ से निर्यात होगा। दुर्लभ खनिज क्या है, या फिर दुर्लभ जो अर्थ मेटल्स है वो क्या है? 17 तत्वों का एक समूह है, और जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। और रेयर अर्थ मेटल दुनिया में जो जितना भी उत्पादन होता है उसका 65% चाइना में होता है, और लेकिन वैश्विक स्तर पर उसका 90% नियंत्रण है। दुनिया के अन्य देशों में भी जो खदान है वहाँ पर चीन ने उसको खरीदा हुआ है। तो दुर्लभ अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है। महत्वपूर्ण है, जैसे
लीनियम गैडोलीनियम। तो क्या है वो? MRI जो मशीन होती है उसमें यूज़ होता है, परमाणु रिएक्टर बनाने में, डेटा स्टोरेज में बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बात करेंगे सेमेरियम है, वो कहाँ यूज़ होता है? परमाणु रिएक्टर कंट्रोल करने में होता है। हाई पावर जो मैग्नेट है उसके लिए, इलेक्ट्रिक मोटर, हड्डी के कैंसर के इलाज में, सैन्य तकनीक जैसे मिसाइल गाइडेड सिस्टम है, इन सब के लिए यूज़ होता है। ल्यूटेशियम एक पदार्थ है जो पेट स्कैन, यानी जो कैंसर डिटेक्शन के लिए जो स्कैन किया जाता है, जिसको कैंसर होता है उसको इस एक खास तरह के इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर स्कैन किया जाता है, PET स्कैन कहते हैं। उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर कैंसर के सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलिड जो है, इसके अलावा गैसोलीन, डीजल के उत्पादन में और कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। टर्बियम है, ये फ्लोरेंस लाइट, LED, हाई पावर के मैग्नेट, सेंसर, स्पीकर, इन सब में काम आते हैं। स्कैंडियम है, ये एरोस्पेस यानी जो फाइटर जेट है, विमान है, इन सब के जो पुर्जे बनने हैं मजबूत। इसके अलावा स्पोर्ट्स उपकरण है जो बहुत मजबूत होने हैं। ठीक है, LED, सेमीकंडक्टर, इसके बिना सेमीकंडक्टर बनाना बड़ा मुश्किल है, ये सब चीज़ें। अगला है क्या? लैंथेनम, ये ठीक है, ये स्कैंडियम 2 बार आ गया। अच्छा, लैंथेनम कैमरा, टेलीस्कोपिक लेंस, हाइब्रिड कार बैटरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सब में काम आता है। सेरियम है, ये गाड़ियों के धुएं को शुद्ध करने में काम आता है। ठीक है, सेरियम कहाँ पर? वो जो आपका साइलेंसर है उन सब चीज़ों में, ग्लास पॉलिशिंग में, LED में इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? ये सब रेयर अर्थ मेटल्स हैं, दुनिया में बहुत कम है, और हैं भी तो पता नहीं है कि एक्चुअल में हैं। ठीक है, भारत में कुछ जगहों पर इसकी खोज हुई है। अब उसको भी रिफाइन करने की तकनीक जो है वो बड़ी मुश्किल है, वहाँ उसके लिए भी मशीनरी चीन से ही आती है। ठीक है, और चाइना क्या करता है ना, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, अगर वो नहीं आए, वो नहीं दे दुनिया को, तो क्या होगा? फिर ना कार बनेगी ठीक से, ना लैपटॉप बनेगा, ना मोबाइल आपके हाथ में होगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो चीन उस चीज़ों को क्या करता है, उसके लिए सिर्फ ये आर्थिक संसाधन ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करता है। चीन स्ट्रैटेजिक तरीके से वो इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे ऑयल का इस्तेमाल ओपेक कंट्री करते हैं ना, जिस तरीके से कभी तेल को बढ़ाना और रेट बढ़ाना है तो उत्पादन कम कर दिया, इस तरह की चीज़ें। तो दुनिया के पास, मैंने आपको पहले बताया कि 60 से 65% रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और उसके पास दुनिया की 85 से 90% प्रोसेसिंग क्षमता है। अगर दुनिया के दूसरे देशों में है भी तो वहाँ से आता है प्रोसेसिंग होने के लिए, कहाँ पर? चाइना में ही। अमेरिका, जापान, यूरोप, भारत, ये सब उसी पर निर्भर है। आपको बताऊं कि 2010 में चीन ने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनकी सप्लाई को रोक दी थी, जब दोनों देशों के बीच में सेनकाक द्वीप पर विवाद हुआ था। अमेरिका के पास भी खदानें हैं जो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए वो चीन पर ही निर्भर है। अभी 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की मंशा रखी और कहा कि चीन के खिलाफ हम इतना टैरिफ बढ़ाएंगे, तो चीन ने भी बढ़ा दिया था टैरिफ। और चीन ने एक और काम किया था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना, उसकी बिक्री अमेरिका को कम कर दी थी, एकदम कम कर दी थी। ऐसे में क्या हुआ, अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं उन सबको इसकी ज़रूरत थी। अब वो उन कंपनियों ने ट्रंप पर दबाव डाला कि भाई हमारी तो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, तो फिर ट्रंप दबाव में आ गया और नतीजा हम लोग देखते हैं क्या, भारत पर तो 50% टैरिफ है, लेकिन चाइना पर उतना नहीं है, चाइना पर रोक लिया है। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में देखें इसको, तो भारत में खासतौर पर केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स मिले हैं, लेकिन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बहुत सीमित है हमारे पास, इसलिए उत्पादन भी बहुत कम कर पा रहे हैं, हम ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। कई सारे कोयला खदानों में ये मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन अभी हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए भी हम चीन पर निर्भर हैं। ठीक है, तो भारत जो है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब के साथ मिलकर ये इसको प्रोसेसिंग करने, इसको ढूंढने, उसको केवल लेकर भी काम कर रहा है। ओके, तो अभी संक्षेप में कहें तो चीन की मोनोपोली है और एक तरह से हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। अमेरिका खनन कर सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग चीन पर निर्भर है।
भारत के पास बहुत सीमित भंडार हैं, भंडार हो सकते हैं बहुत ज़्यादा भंडार हो, लेकिन अभी हम ढूंढ नहीं पाए, और जो भंडार हैं उसको भी प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल की कमी है। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए ये जो टॉपिक था ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। ये रेयर अर्थ मेटल्स पर कभी भी एग्जामिनेशन में लिखने को आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एकदम पीडीएफ भी देख लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने LCA Mark 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर का 97 फाइटर जेट जो है ना वो खरीदे जाएंगे, ये वाले LCA Mark 1 फाइटर जेट। तो सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है, CCS कहते हैं उसको, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उसी ने 19 अगस्त को ये फैसला किया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट जो है खरीदा जाए। 62,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। और इसका निर्माण कौन करेगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL करेगा, स्वदेशी होगा। और स्वदेशी Mark 1A लड़ाकों के लिए दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले 2021 में भी सरकार ने ऑर्डर दिया था 83 विमानों के लिए, लेकिन अब वो मतलब इंजन है ही नहीं, तो कैसे बनेगा, समस्या यही है, ठीक है। पिछला प्रोजेक्ट अभी HAL पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि इंजन की आपूर्ति नहीं हुई है। भारत और अमेरिका के बीच में आपको पता है ना, टेंशन चल रहा है, वो बहुत तगड़ा टेंशन चल रहा है, और उसका नतीजा है कि 50% टैरिफ कर दिया है अमेरिका ने भारतीय सामानों के लिए। तो ऐसे में उसने क्या किया, एक और काम किया है कि इंजन की आपूर्ति जो फाइटर जेट के लिए होनी थी उसको भी रोक दिया है उसने, ठीक है। 83 LCA MK 1A उसके लिए डिलीवरी के लिए जो समय था वो बीता जा रहा है। और मार्च 2025 में HAL को पहला अमेरिकी GE इंजन मिला था, और उसके बाद से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, बातचीत चल रही है, कह रहा है कि हाँ हम भेज देंगे, ठीक है। अब ये है कि इंजन के लिए फिर भारत जो है दूसरे देशों से भी बात कर रहा है। अभी 15 अगस्त पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी था कि हम स्वदेशी इंजन बनाएंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। भारत का एक इंजन है भी कावेरी, जिसकी टेस्टिंग के लिए उसको भेजा गया है रशिया। वो बहुत ही मतलब वो तकनीक जो है ना वो बहुत ही कठिन तकनीक है इंजन फाइटर जेट का, तो उसको बनाने में बड़ी तकनीक, उसके लिए बहुत उन्नत तकनीक और बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो भारत अभी कर रहा है, लेकिन अभी ये भी ऑर्डर आ गया है, अब इंजन है नहीं, लेकिन भारत प्रयास कर रहा है कि इंजन कहीं और से भी मिल जाए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही जो आपने जाना, ठीक है। अच्छा, ये तेजस से उन्नत है, तेजस जो आपने जाना था ना उससे ये बेहतर है, LCA Mark 1A कहेंगे। इसमें रडार वगैरह बहुत बेहतरीन है, ओके, और भी कई सारी खूबियां हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2004 में इसको शुरू किया था, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए, ओके। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने लक्ष्य के कितने वर्ष पहले, वर्ष 2025 में विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया है? उत्पादन क्षमता, आंसर क्या होगा इसका? 5 वर्ष पहले 2030 में भारत ने ये तय किया हुआ था पेरिस जलवायु समझौते के तहत कि हम राष्ट्रीय जितना भी उत्पादन होगा विद्युत उत्पादन, उसकी क्षमता का 50% हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचेंगे, ठीक है, वहाँ से करेंगे। लेकिन उससे 5 साल पहले ही अभी हाल फिलहाल में भारत ने 50% का लक्ष्य पा लिया है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि 50% तो हो गया है। हालांकि यूज़ हम मात्र 30% ही कर पा रहे हैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ, ठीक है। ये फोटोग्राफ भी देख लीजिए, सरकार के द्वारा ये जारी किया हुआ है। तो एक्चुअल में बात है कि 30 जून को ही भारत ने जो है वो 50% का आंकड़ा वो आ गए थे। भारत में जो है ना टोटल इंस्टॉलेशन जो है विद्युत उत्पादन का यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का
वो 484.8 गीगावाट है, ठीक है। उसका 50% से थोड़ा ज़्यादा ही कितना हुआ, 242.8 गीगावाट वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से उत्पादन किया गया है। नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो सोलर है, इसके अलावा पवन चक्की है, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन है, परमाणु ऊर्जा है, इस तरह की चीज़ों। इसके अलावा आप कहें कि हाइड्रो पावर है, जो बांध बनाकर उससे जो बिजली बनाई जाती है, उससे ये निकाला गया, ठीक है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये भी आप समझिए, ये वाला जो मुद्दा है क्या है, हम यूज़ 30% ही कर पा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अपनी क्षमता का, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई दिन में ही तो सोलर है, सोलर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो दिन में ही सोलर है, रात को तो है नहीं, रात को सूरज है नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए बैटरी जो है वो उसके बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं, देश भर में बनाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, ताकि दिन की बिजली को हम रात के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो कोयले तो क्या होता है ना, अभी हालांकि स्टोरेज क्षमता सरकार जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है अलग अलग राज्यों में, लेकिन अभी फिर भी क्या होता है कि रात को कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट है उस पर निर्भरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप हाइड्रो पावर तो हम रात और दिन दोनों वक्त ले लेते हैं, अपना जो परमाणु ऊर्जा है उससे तो बिजली हम रात और दिन दोनों वक्त ले लेते हैं, कोयले से हम ले लेते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा से थोड़ी लिमिटेशंस है, पवन ऊर्जा से भले ही हम ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम सबसे ज़्यादा उत्पादन वो सौर ऊर्जा से कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी सरकार कोशिश कर रही है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाई जाए बड़े पैमाने पर, ताकि उसका रात में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप के किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा फहरा दिया है? आंसर होगा माउंट एल्ब्रस, ठीक है, माउंट एल्ब्रस। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, अभी अगस्त में ही वो यूरोप की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रस, ये नाम याद रखिएगा, उस पर सफलतापूर्वक उसको फतह किया है, ठीक है, तिरंगा फहराया है वहाँ पर। और वो कौन है? तो ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक हैं भागलपुर में त्रिभुवन पांडे और चिंता देवी, तो उनकी ये बेटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या है? मुंबई में तेज बारिश। कल मैंने आपको बताया था कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था मुंबई में बारिश को लेकर, और फिर उसके बाद जो नज़ारा हुआ है, कई लोगों की मौत हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हुई। 20 अगस्त को, अभी तीसरा दिन है, 19 अगस्त को रेड अलर्ट था, उस दिन तो बहुत बुरी हालत रही है। 19 अगस्त को 24 घंटे में 300 mm बारिश हुई, इतनी ज़्यादा। और वहाँ स्कूल कॉलेज ये सब बंद, और मतलब बंद कर दिए गए हैं फ़िलहाल के लिए। मुंबई लोकल जो है वो बहुत सारी ट्रेनें बंद हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो मोनो रेल है, 2 मोनो रेल वो फंस गई, रुक गई, और उसकी खिड़कियाँ भी नहीं खुल रही थी, दरवाजे भी नहीं खुल रहे थे, और सफोकेशन होने लगा, बहुत बुरे हाल होने लगे। फिर इनको वहाँ ग्लास तोड़कर और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उससे निकाला गया है लोगों को, बहुत सारे रेस्क्यू किया गया, 800 लोगों को मोनो रेल से। और प्रकृति का जो रौद्र रूप है अभी वो देखने को मिल रहा है मुंबई में। मुंबई में क्या, आप उत्तर भारत में भी देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ बुरा हाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर में विश्व रोबोट खेल 2025 का आयोजन हुआ? आंसर का चीन में, बीजिंग में आयोजन हुआ था, चीन की राजधानी में। 16 देशों के 500 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट इसमें शामिल हुए थे और सबने दौड़ लगाई थी, ठीक है। ये एक अलग तरह का कार्यक्रम था और कई चीज़ें थी, दौड़ थी, इसके अलावा फुटबॉल का आयोजन हुआ, किक बॉक्सिंग का आयोजन हुआ, ये देखिए किक बॉक्सिंग चल रही है वहाँ पर, डांस का, रिले दौड़। और उन सब का आयोजन का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो रोबोट बनाया जा रहा है उसके सेंसर,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोटर कंट्रोल, इन सब चीज़ों की क्या स्थिति है, ठीक है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसी सब का लेकर अलग तरह का ये आयोजन हुआ है स्पोर्ट्स रोबोट के लिए। ठीक है, आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और ऑफ़र चल रहा है तो शार्प लर्निंग ऐप पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साल की सबसे कम जो प्राइस है, साल का सबसे कम प्राइस वो इस वक्त आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन, बाय।